के बच्चों का पढ़ाई का भी गुजारा भी नहीं चल रहा है सर। तो सभी की यही स्थिति है लगभग, जितने 2000 लोग हैं? हाँ, सभी मेंबर्स की ऐसी स्थिति है सर कि भीख मांग रहे सर। विदेश में सर मैं तुर्की गया हूँ, मोरक्को गया हूँ, उसके बाद अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया, बोत्सवाना और केन्या। तो आप इस वक्त ऐसी हालत हो गई कि मांगने की तरह हो गई, जैसे ऐसी हालत मांगने जैसे नहीं। सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते, मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे हैं मजदूर वाणी। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जिसने देश दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन लगा उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये उनसे जानेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं लालचंद जी। लालचंद जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम। थैंक यू सर। हम लालचंद जी से उनका परिचय जानेंगे कि लालचंद जी कहाँ से हैं, उनके बाद जानेंगे कि वो क्या क्या करते हैं। लालचंद जी, आप एक बार अपना परिचय दे दें, आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ, भाट कैंप से हूँ। हाँ। और मैं एक आर्टिस्ट, स्कूलों के अंदर सर मैं बच्चों को आर्ट सिखा रहा था। तो मैं इंडिया में भी बहुत जगह घूमा सर। जैसे तो आर्ट में आप क्या क्या सिखाते थे, पहले ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर आर्ट में मैं जो पेपर से कुछ फ्लावर बनाने का है, डॉल्स बनाने का, वैसे 25 आइटम होते थे सर। अच्छा। वो बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता था सर, और बुक्स थी वो भी सेल करता था। नहीं, वो किस तरह से, क्या कागज़ से बनाते थे या किसी आप स्केच से बनाते थे, किस तरह का आर्ट करते थे? नहीं सर, मैं पेपर से बनाता था और कुछ प्लास्टिक पेपर से भी बनाता था। उसके साथ सिर्फ सीजर्स और पेपर थे, उसमें गम, आटा, लकड़ी, रस्सी लगाने की कोई जरूरत नहीं। ओके, फिर उनसे आप फ्लावर्स या गुड़िया, डॉल इस तरह से बना देते थे। तो लालचंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप कहाँ कहाँ आप सिखाते रहे हैं? खास करके अगर भारत की बात करें तो आप कहाँ जा कर के सिखाते थे? सर भारत में मैं साउथ इंडिया गया था, बेंगलोर, कर्नाटक, और उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद मैं आंध्रा भी गया था। फिर मैं पंजाब गया, हरियाणा गया, राजस्थान गया। वैसे ऑल इंडिया घूमता रहता हूँ सर मैं। लेकिन वहाँ पे मैं सारे स्कूलों में डेमोस्ट्रेशन दिखाया हूँ इंडिया में, और विदेशों में मैं गया हुआ हूँ। विदेश में आप कहाँ कहाँ गए होंगे? विदेश में सर मैं तुर्की गया हूँ, मोरक्को गया हूँ, उसके बाद अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया, बोत्सवाना और केन्या। तो आप वहाँ पे भी इसी डेमोस्ट्रेशन के लिए जाते थे? हाँ सर, इसी डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो आपको क्या लगता है, लॉकडाउन से पहले जिस तरह से आप देश में जा रहे थे, विदेशों में भी जा रहे थे, तो आपका परिवार का भरण पोषण सब ठीक ठाक चल रहा था? हाँ सर, हम विदेश जाते थे, इंडिया में भी काम करते थे, लेकिन हमारा खाना पीना, सब बच्चे सब खुश नसीब थे, सब खुश थे। लेकिन इस वक्त ऐसी मोड़ आ गया सर कि हमारे में जो, मैं अकेला आदमी नहीं हूँ सर, मेरे साथ वैसे टोटल 2-3 हज़ार पब्लिक है जो बेरोजगार हो गए सर। और ऐसी स्थिति हो गई कि वो स्कूलों तो बंद है सर, स्कूल में तो कोई जा ही नहीं रहा, जा नहीं सकते हैं, बच्चे भी नहीं जा रहे, तो हम कैसे जाएंगे सर? हम जाने के बाद बहुत पूछताछ होगी हमारी, कैसे ये कोरोना चल रहा है। लेकिन इस वक्त ऐसी हालत हो गई सर हमारे में, सारे जने, हमारी जो कैंप है भाट कैंप सर, जो हम लोग सारे लोग आर्टिस्ट हैं, इंडिया में भी जाते हैं और विदेश में भी जाते हैं सर। लेकिन इस वक्त ऐसी हालत हो गई कि मांगने की तरह हो गई, जैसे ऐसी हालत मांगने जैसे। नहीं, मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, लोग जो आपने 2000 की संख्या बताई है जो आपके साथ है, क्या वो भी इस तरह का ही काम करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं? सर इस तरह से ही काम करते हैं, स्कूलों के अंदर जाते, बच्चों को आर्ट सिखाते हैं, टीचर्स को भी सिखाते हैं, पहले प्रिंसिपल से बात करते हैं, उसके बाद बच्चों को डेमो देते हैं सर। लेकिन इस वक्त ऐसी हालत हो गई सर कि बच्चों का पढ़ाई का भी गुजारा भी नहीं चल रहा है सर। तो सभी की यही स्थिति है लगभग, जितने 2000 लोग हैं? हाँ, सभी मेंबर्स की ऐसी स्थिति है सर कि भीख मांग रहे सर। तो आपके जो मकान थे या जहाँ आप रहते थे उनकी क्या स्थिति है, वहाँ का क्या है? सर हमारे जो अपोजिट में कुछ जगह थी सर, जैसे 6 नंबर हमारा प्लॉट था, वो टूट गया। टूटने के बाद वो लोग रोड के सहारे में पड़े थे, तो बुलडोजर और एमसीडी वाले आके सर उनको तोड़ दिया सर। उनको तोड़ दिया, वो बेघर हो गए, पुलिस भी लाठीचार्ज की उनके ऊपर, और ऐसी हालत ख़राब हो गई कि वो कहीं कहीं चले गए, मुझे खुद को पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, ऐसी स्थिति हो गई सर। तो अब जो है लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान क्या मानते हैं, क्या हुआ है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा नुकसान सर, जैसे जो रोजी रोटी थी वो सारी छीन चुकी है सर। काम
बिल्कुल नहीं है सर। काम लेने हम जैसे पहले स्कूलों में जाते थे, कुछ हमारा आर्ट्स दिखाते थे, किताब सेल करते थे, उससे हम पैसे हमारे पास रहते थे तो हमारा घर का खर्चा हो जाता था सर। लेकिन इस वक्त तो ऐसी हालत ख़राब हो गई कि सर हम लोग आर्टिस्ट लोग थे, अब मज़दूर लोग हो गए सर। आर्टिस्ट से मज़दूर हो गए लॉकडाउन की वजह से। और आप सभी जानते हैं देश में जब से लॉकडाउन लगा है जीडीपी लगभग 24% डाउन चली गई है। और मज़दूर की बात कही आपने, एक दृश्य देखा पिछले दिनों जिस तरह से सड़कों के ऊपर लाखों करोड़ों की संख्या में मज़दूर निकले थे और उनकी जो तस्वीर हुई थी वो बहुत दयनीय थी, कहीं ना कहीं दिल को पिघला देने वाली वो स्थिति थी। आप लोगों ने वो स्थिति भी देखी होगी किस तरह से एक महिला अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भी लगभग 20 और 30 किलोमीटर तक पैदल चली है। एक महिला ने प्रसव के दौरान बच्चे को जन्म दिया और उसकी हिम्मत नहीं थी आगे लेकर के जाने की, तो वो बच्चे को छोड़ करके वहीं से चली गई। ये स्थितियाँ मुझे कुछ याद आ रहा है पंजाब के कुछ साथियों का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति कितनी नाजुक है। आप समझ सकते हैं जब हम पंजाब से हरियाणा बॉर्डर की तरफ आए तो पुलिस के लोगों ने रोक दिया, और जब हम चोरी से चुपके से खेतों की तरफ से जाने लगे तो वहाँ के कुछ दबंगों ने हमारा सामान भी छीन लिया और हमें मार करके वापस भगा दिया। हम जाएं कहाँ। आप लोगों को वो भी दृश्य याद होगा जब रेल की पटरी पर सोए हुए कुछ मज़दूरों के ऊपर से ट्रेन चली जाती है और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो स्थिति भी आपने देखी है। लॉकडाउन ने जहां जान और माल की हानि की है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ करके भी रख दिया है। इसमें दोषी कौन है? सरकारें दोषी हैं, प्रशासन दोषी है या समाज दोषी है? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जिन लोगों की बनती है उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना ज़रूर चाहिए। लालचंद जी की एक कहानी आपके सामने लालचंद जी ने रखी है कि किस तरह से उनका वो एक काम करते थे, लॉकडाउन की वजह से उनके साथ जो कुछ हुआ, उनके फिर बाद में सरकार का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि झुग्गियाँ जो तोड़ी जा रही हैं और वो इस तरह से तोड़ी जा रही हैं बिना किसी रिहैबिलिटेशन के, उनको बिना पुनर्वासित किए हुए उनकी झुग्गियाँ और झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। सरकार को ये चाहिए था कि उनके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था करते रहने की और उसके बाद उनकी झोपड़ियाँ तोड़ते, परंतु उन्होंने तो ये भी बताया कि सिर्फ झोपड़ियाँ नहीं टूटी हैं, उनकी हड्डियाँ भी तोड़ी गई हैं। सरकार के नुमाइंदों के द्वारा कहिए या सरकार और प्रशासन ने मिलकर के जो उनके ऊपर कार्रवाई की है उसमें बहुत से साथियों को चोट आई है और उनमें से कुछ साथी कहाँ गए उनको खुद को नहीं पता है। ये जो दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति से उबरने के लिए क्या किया जा सकता है, ये तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है। लालचंद जी, अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से खास करके क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि दिल्ली में आप बैठे हैं, यहाँ 2 सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार भी काम करती है और अरविंद केजरीवाल जी की आप पार्टी जो है उसकी सरकार भी काम करती है, तो आप क्या उनसे मांग करना चाहेंगे? सर हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार को कि हमारे जो बेरोज़गार आदमी बैठे हुए हैं, काम मांगने के लिए जा रहे, काम भी नहीं मिल रहा सर, बहुत स्थिति ख़राब हो गई, तो हमें छोटा मोटा काम दे दीजिए सर ताकि हमारे बच्चों का गुजारा हो जाए सर। तो आपने देखा लालचंद जी ने बिल्कुल सहज में एक छोटी सी बात की कि हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मकान की अभी बात नहीं की, हालांकि उनको मकान भी चाहिए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें छोटा मोटा रोज़गार मिले ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर सकें। क्या सरकार इनकी छोटी सी बात से सचेत होगी? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि वो समाज में प्रतिदिन कुछ न कुछ सर्वे जैसे होते रहते हैं, उनके माध्यम से देखें कि किस तरह से देश में बेरोज़गारी बढ़ी है, किस तरह से देश में एक अलग तरह का और दहशत में जिसको कहूँगा उसका माहौल क्रिएट किया जा रहा है। 42,000 झुग्गी और झोपड़ियाँ लगभग दिल्ली में तोड़ी जा रही हैं। एक घर में यदि 4 आदमी भी रहते होंगे तो कितने लोगों का जो है घर बर्बाद हुआ होगा। इस स्थिति में क्या उनको पुनर्वासित किया जाएगा? क्या लालचंद जैसे हज़ारों लोग जो बेरोज़गार हुए हैं इस कोरोना की मार में, क्या सरकार उनका कभी सुध लेगी? आपसे निवेदन करते हुए, यदि आपके आसपास लालचंद जैसे साथी उपस्थित हैं जिनको आज समाज के और सरकार के सहारे की ज़रूरत है, तो आप उनको खुद से सहारा दीजिए। सरकारें निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर सकती हैं, लेकिन समाज को भी इन साथियों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। लालचंद जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे लालचंद जी, मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य और आप देख रहे थे मजदूर वाणी। ऐसे ही कार्यक्रमों को देखने के लिए निरंतर जुड़े रहिए मजदूर वाणी से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सोशल मीडिया फॉर्मेट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर शेयर कीजिए। अपने आसपास के साथियों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि संभव हो सके तो इन साथियों की मदद के लिए हाथ ज़रूर उठाइए। धन्यवाद, नमस्ते।